हेलो एंड वेलकम। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का पॉलिटिकल थ्योरी चैप्टर 7 नेशनलिज्म। इसमें हम आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म एंड नेशंस पढ़ेंगे, उसकी स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस क्या होती है वो पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म एक दूसरे से लिंक कैसे हैं। बेसिकली नेशंस को हम सभी जानते हैं, देश, और नेशनलिज्म उससे जुड़ा हुआ भाव है। जब हम नेशनलिज्म बोलते हैं तो हमारे दिमाग में पहले क्या आता है? नेशनल फ्लैग के बारे में, सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री आता है, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे आता है, हमारी कंट्री की पावर क्या है, स्ट्रेंथ क्या है और डाइवर्सिटी क्या है, ये सब हमारे माइंड में आता है। अब हम नेशनलिज्म क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये वर्ल्ड अफेयर्स में बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेशनलिज्म एमर्ज्ड कैसे हुआ है? ये एमर्ज्ड हुआ है लॉयल्टी से, जहाँ पे लोग यूनाइट हुए, लिबरेट हुआ, उन्होंने ऑप्रेसिव रूलर से क्रिएट की और रिक्रिएट किए स्टेट्स को उनसे। वहीं पे नेशनलिज्म एमर्ज्ड वहाँ भी हुआ है जहाँ पे नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव डीप हेट्रेडनेस है, जहाँ पे डिवाइड हुए पे लोग, कन्फ्लिक्ट एंड बिटरनेस आया है, जहाँ पे एम्पायर्स ब्रेक हुआ है और स्टेट्स ब्रेक हुई हैं। तो हमें बेसिकली नेशनलिज्म दोनों जगह देखने को मिलता है। जहाँ इसकी पॉजिटिव साइड्स हैं वहीं इसके नेगेटिव साइड्स भी हैं। तो हम बेसिकली इन्हें पॉजिटिव साइड्स बोलेंगे और ये हमारे नेगेटिव हैं। अब नेशनलिज्म अपने आप में बहुत सारे फेजेस से होके गुजरा है। उसमें पहले हम लेते हैं यूनिफिकेशन ऑफ स्मॉल किंगडम्स, जहाँ 19वीं सदी में, सेंचुरी में यूरोप में स्मॉल स्मॉल किंगडम्स को एक लार्ज नेशन बनाया था, जिनको मिला के आज जर्मनी और इटालियन स्टेट्स बने हैं। वहीं पे नेशनलिज्म में हम लार्ज एम्पायर्स को टूटते हुए भी देखा है हमने, जैसे कि रशियन एम्पायर हो गया, ब्रिटिश है, फिर फ्रेंच है, डच है, पोर्तुगीज एम्पायर है। ये सब, इनकी बहुत सारी कॉलोनीज थी। आपको पता है ब्रिटिशर्स ने कितने सारे देशों को अपना गुलाम बनाया। सब आज़ाद हुए तो उनका एम्पायर ब्रेक हुआ। वहीं पे जो अरब देशों में हम नेशनलिज्म देखते हैं, वो अपने आप को यूनाइट करके अरब कंट्रीज़ को पैन अरब यूनियन बनाना चाहते हैं। तो वहीं पे कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे नेशनलिज्म की वजह से कुछ सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स भी का भी जन्म हुआ है, जिसकी वजह से कुछ स्थितियाँ खराब भी हुई हैं, जैसे कि बसैक इन नॉर्दर्न स्पेन और कुर्द्स इन टर्की एंड इराक। तो हम इन दोनों चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि नेशनलिज्म एक अपने आप में बहुत पावरफुल फोर्स है इस दुनिया में, और जो बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि नेशन और नेशनलिज्म को हम डिस्क्राइब कैसे किया जाए, इन दोनों में के बारे में कैसे बताया जाए, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एग्री ऑन द डेफिनेशंस ऑफ टर्म्स लाइक नेशन एंड नेशनलिज्म। अब हमें जानना है कि क्यों, वाई डू पीपल फॉर्म नेशंस एंड वाई डू नेशन एस्पायर। अब क्यों लोग नेशन को अपने स्टेटहुड की तरह देखते हैं, उसे फादरहुड और मदरहुड से जोड़ते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम अब आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं कि नेशन एंड नेशनलिज्म से क्या है। इसे समझने के लिए हम पहले देखते हैं नेशन क्या चीज़ नहीं हो सकता। जैसे कि नेशन कैजुअल लोगों का कलेक्शन नहीं है कि भाई कोई भी शादी ब्याह हो रहा है, उधर कलेक्ट हो गए लोग तो हमने बोल दिया ये नेशन है। ऐसा नहीं होता। इसमें डिफरेंट फ्रॉम फैमिलीज़ होता है। जैसे हर फैमिली में हम एक दूसरे को चाचा मामा ताऊ सबको जानते हैं, डायरेक्ट पर्सनल नॉलेज होती है, पर ज़रूरी नहीं है नेशन के अंदर डायरेक्ट नॉलेज हो। इसमें डिफरेंट फ्रॉम अदर ग्रुप्स और कम्युनिटीज़ होती हैं। जैसे कि हर कुछ लोग अपने ग्रुप्स बना लेते, कुछ कम्युनिटीज़ बना लेते हैं, ये उसकी तरह भी वर्क नहीं करता नेशन। तो ठीक है, ऐसे ही ये ट्राइब्स एंड क्लॉन्स की तरह भी वर्क नहीं करता, ये उससे अलग है, फिर भी ये एग्जिस्ट करता है और इसके जो मेंबर्स हैं वो इसकी
वैल्यू करते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि हम नेशन को डिफाइन कर सकते हैं ग्रेट एक्सटेंट एंड इमेजिन्ड कम्युनिटी की तरह। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी, एक ऐसी इमेजिनरी कम्युनिटी जहाँ पे कलेक्टिव बिलीव्स हैं, एस्पिरेशन है और इमेजिनेशन ऑफ इट्स मेंबर हैं, जहाँ पे सब लोग एक दूसरे से एक कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इन ओके, तो अब हम आगे बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ नेशंस के बारे में। इसमें हम 5 फैक्टर्स लेते हैं, जहाँ पे शेयर्ड बिलीव्स, हिस्ट्री, टेरिटरी, शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियाज़ और कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी आता है। चलिए अब हम पहले स्टार्ट करते हैं शेयर्ड बिलीफ से। शेयर्ड बिलीफ क्या है? ये ऐसे तो नहीं कह सकते कि भाई माउंटेन, रिवर्स और बिल्डिंग्स हैं जो हम देखते हैं, ये सभी हमारे देश से हैं तो ये हमारा शेयर्ड बिलीफ है। ऐसा नहीं है, हम इन चीज़ों को नहीं, शेयर्ड बिलीफ हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से नहीं, एक विजन ऑफ फ्यूचर ऑफ अ ग्रुप से देखते हैं, हमारे इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस से देखते हैं, कलेक्टिव आइडेंटिटी से देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारा जो T20 में वर्ल्ड कप जीता है उसको लेना, जैसे कि कोई भी रिलीजन के लोग थे, सब यही चाहते थे कि हमारा भारत जीते और वो जीता। तो ये क्या था? शेयर्ड बिलीफ था कि हमारा भारत को स्पोर्ट्स में, हमारे क्रिकेट में जीतना है। तो ये हमारा सबका शेयर्ड बिलीफ था। ठीक है, अब हिस्ट्री में भी क्या होता है कि नेशन की कोई कंटिन्यूइंग हिस्टोरिकल आइडेंटिटी होनी चाहिए। जैसे कि हमारे जो पुराने हिस्टोरिकल की जो मेमोरीज हैं, लेजेंड्स हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, वो सब में सबकी आइडेंटिटी हमारे देश को रिप्रेजेंट करनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि हमारे देश में डाइवर्सिटी हो, बाहर से सब डाइवर्सिटी है, पर हमारे पास कुछ तो ऐसे हमारे फैक्ट्स होते हैं, जो पॉलिटिकल फैक्ट्स हैं, जो हमें एक दूसरे से हमारी हिस्ट्री को जोड़ते हैं। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कहा था। तो हम कह सकते हैं हमारी हिस्ट्री में भी एक कंटिन्यूइंग हिस्टोरिकल आइडेंटिटी होनी चाहिए। अब आता है टेरिटरी। अब टेरिटरी क्या है? इसमें क्या है कि जो पीपल हैं वो अपने देश को अपने होमलैंड की तरह देखते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसे अपने मातृभूमि से जोड़ते हैं, कुछ पैतृभूमि से जोड़ते हैं, कुछ होली लैंड समझते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं जूइश पीपल का, कि वो दुनिया में कहीं भी रहे, पर वो क्या कहते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल होमलैंड है वो फिलिस्तीन है, ये हमारा प्रोमिस्ड लैंड है। ठीक है, तो जो टेरिटरीज होती है, कई बार ये बहुत ही ऐसा एक टॉपिक बोल सकते हैं हम, जिससे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं इस दुनिया में। ज़्यादातर कन्फ्लिक्ट्स हमारी टेरिटरी की वजह से ही हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियाज़। शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियाज़ हमारा दिखाता है हमारी वो पॉलिटिकल आइडेंटिटी एज ए नेशन, जिसमें हम सेट ऑफ पॉलिटिकल वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, जैसे डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड लिबरलिज्म। ठीक है, इसमें पॉलिटिकल जो हमारी मोस्ट डिज़ायरेबल बेसिस होता है पॉलिटिकल कम्युनिटीज़ का और स्टेट का, वो क्या होते हैं? हमारी बेसिक सेट ऑफ पॉलिटिकल वैल्यूज़ होने चाहिए, प्रिंसिपल होने चाहिए, जिनको हम मानते हैं। ठीक है, जिनके बेसिस पे हम एक साथ रहते हैं। तो क्या होता है इसमें? मेंबर ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी आर बाउंड बाय अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशन। ठीक है, और ये क्या होते हैं? इससे हम एक दूसरे सिटीज़न को राइट्स देते हैं, उनके रिकॉग्निशंस, उनके राइट्स की पहचान करते हैं। ठीक है, अब आता है कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी। कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्या है कि नेशन को हम पॉलिटिकल आइडेंटिटी कंसिडर करेंगे, ना कि कल्चरल आइडेंटिटी। कल्चरल आइडेंटिटी
किस लिए नहीं करना चाहिए, उसके दो रीज़न है। एक ये है कि अगर हम किसी मेजर रिलीजन को लेते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे सेक्ट होते हैं, बहुत सारे रिलीजन टेक्स्ट होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, जिसमें उसी के जो कॉमन रिलीजन है उसी के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हो जाते हैं। तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्ट ज़्यादा अथॉरिटेटिव और ओप्रेसिव हो सकता है। वहीं दूसरा क्या है कि भाई कई बार क्या होता है, ए, किसी रीजन में, किसी टेरिटरी में तो डिफरेंट टाइप के रिलीजन के लोग रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले रहते हैं, पर वो आराम से रह रहे हैं, ठीक है। पर अगर हमने कहा कि एक लैंग्वेज वालों को प्रेफरेंस देंगे, दूसरे वालों को नहीं देंगे, तो उसमें क्या है, लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट आएगा और माइनॉरिटीज़ को प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से हमें हमेशा नेशन को पॉलिटिकली लेना चाहिए, बजाय कि कल्चरली टर्म्स पे डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो democracies need to emphasize and expect loyalty to a set of values that may be enshrined in the constitution of country rather than adherence to a particular region, race or language. Okay, नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या होता है, इसमें हम नेशन का राइट होता है कि वो अपने गवर्नेंस को चूज़ कर सके, कि वो कैसे ग्रो करना चाहता है, उसी को एक्सेप्ट कर सके, और इसका कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए, इंटरनेशनली ये रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। अब इसमें क्या होता है, ठीक है,